गुड डे डियर स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर की क्लास में हम चर्चा कर रहे थे निषेधाधिकार पर, और अब तक हमने निषेधाधिकार के औचित्य पर चर्चा की। अब हम बात करते हैं दोहरा निषेधाधिकार। दोहरा निषेधाधिकार क्या है? जब यह प्रश्न उठता है कि कोई विषय साथ दोहरे निषेधाधिकार का तात्पर्य सुरक्षा परिषद में ऐसी परिस्थितियों से है जब किसी प्रश्न के मामले में विचार विमर्श किया जाता है और यह प्रश्न उठता है कि कोई विषय साधारण प्रक्रियात्मक मामला माना जाए अथवा असाधारण, तब दोहरे निषेधाधिकार का प्रयोग होता है। इस संदर्भ में सबसे पहले निषेधाधिकार के किसी प्रश्न को साधारण विषय की श्रेणी में जाने से रोका जाता है। यानी महाशक्तियां किसी भी विषय को साधारण विषय की श्रेणी में जाने से रोकने हेतु निषेधाधिकार का प्रयोग करती है और उसे असाधारण या प्रक्रियात्मक मामला निषेधाधिकार के द्वारा बनाने में सफल रहती है। एक बार तो सबसे पहले किसी भी मामले को साधारण मामला माने जाने के विरुद्ध निषेधाधिकार का प्रयोग किया जाता है और इस निषेधाधिकार के द्वारा किसी भी मामले को असाधारण या प्रक्रियात्मक मामले की श्रेणी में रखा जाता है। पहले निषेधाधिकार का प्रयोग तो यहाँ हो जाता है। उसके बाद यह विषय असाधारण विषयों की श्रेणी में आ जाता है, तब निषेधाधिकार का प्रयोग करके उसको आसानी से निष्फल किया जाता है। स्थायी सदस्य किसी भी विषय को असाधारण घोषित करके सुरक्षा परिषद में उसको पारित होने से रोक सकते हैं। यानी एक बार तो किसी विषय को विशिष्ट विषय बनाने के लिए निषेधाधिकार का प्रयोग किया जाता है और जब वह विशिष्ट विषय बन जाता है और सुरक्षा परिषद में उस पर चर्चा होती है, तब महाशक्ति दूसरा निषेधाधिकार का प्रयोग कर उस विषय को निष्फल कर सकते हैं। यह दोहरा निषेधाधिकार है। सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रयास। सुरक्षा परिषद में सुधार हेतु कई प्रयास किए गए हैं। सुधार के लिए अनेक आयोगों की स्थापना की गई, जैसे रजाली आयोग 1993, इस्माइल आयोग 1995, पाइनिंदकर आयोग 1956, कोफी अनान आयोग 1997। यानी सुरक्षा परिषद के में सुधार हेतु कई आयोग स्थापित किए और समय समय पर इन आयोगों ने अपनी सिफारिशें दी। इन आयोगों व समितियों का कहना था कि सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जाए और विकासशील देशों को इसमें समुचित भागीदारी दी जाए। इसमें सुधार के लिए इन आयोगों के द्वारा निम्न सुझाव दिए गए। पहला है, सुरक्षा परिषद की बैठकें निरंतर होनी चाहिए। दूसरा सुझाव जो इन आयोगों और समितियों के द्वारा दिया गया वह यह था कि सुरक्षा परिषद में वीटो का प्रयोग करने पर लिखित कारण देना आवश्यक किया जाए। और तीसरा है, सुरक्षा परिषद के लिए स्थायी अंतरराष्ट्रीय शांति सेना का गठन किया जाना चाहिए। ये सुधार हेतु विभिन्न आयोगों के द्वारा दिए गए सुझाव थे। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का दावा। भारत सहित दुनिया के अनेक राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए समय समय पर अपना दावा पेश करते रहे हैं और भारत का यह कहना है कि भारत यूएनओ के संस्थापक राष्ट्रों में से है। भारतीय संविधान की आत्मा और विदेश नीति यूएनओ के सिद्धांतों और लक्ष्यों के अनुरूप है। भारत ने यूएनओ की गतिविधियों में
सदैव उल्लेखनीय योगदान दिया है। इस आधार पर भारत को सुरक्षा परिषद में या संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्यता का दर्जा दिया जाना चाहिए। और इस संदर्भ में भारत ने अपने कई तर्क प्रस्तुत किए हैं। पहला तर्क हम संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीयों के विशिष्ट योगदान को लेकर भारत ने प्रस्तुत किया है। और भारत का यह कहना है कि भारत में समय समय पर भारत के विभिन्न व्यक्तियों ने यूएनओ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निष्पादन किया है। जैसे कि विजय लक्ष्मी पंडित ने महासभा की अध्यक्षता की। डब्ल्यूएचओ में राजकुमारी अमृता कौर ने महत्वपूर्ण भूमिका निष्पादित की। एफएओ में बीआर सेन ने अपने सेवाएं दी। और उप महासचिव भारत के शशि थरूर रहे हैं। और इन भारतीयों के योगदान के फलस्वरूप, विशिष्ट योगदान के फलस्वरूप भारत को स्थायी सदस्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही भारत अपनी स्थायी सदस्यता के पक्ष में यह भी तर्क देता है कि सुरक्षा परिषद में भारत ने समय समय पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और महत्वपूर्ण सेवाएं अर्पित की है। भारत का यह कहना है कि भारत 7 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। पहली बार भारत 1950 और 51 में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा था। और भारत का यह कहना है कि सर्वाधिक डॉग हैमरशेल्ड पुरस्कार भी भारतीय सेना को ही मिले हैं। भारतीय सेना ने विश्व यूएनओ की शांति सेना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निष्पादन किया। और उसके फलस्वरूप डॉग हैमरशेल्ड पुरस्कार सर्वाधिक भारतीय सैनिकों को ही प्राप्त हुए। इस आधार पर भी भारत स्थायी सदस्यता का दावा रखता है। लाइबेरिया में भारतीय महिला सैनिक बटालियन शांति सेना की भूमिका में रही। और इस महिला शांति सेना बटालियन ने अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं यूएनओ के तहत दी। अगला तर्क भारत का यह है कि सभी 7 देशों में भारतीय सेना महत्वपूर्ण भूमिका का निष्पादन करती रही है। 64 में से 44 मिशनों में, संयुक्त राष्ट्र संघ के 64 मिशनों में से 44 मिशनों में भारतीय सेना ने अपनी सेनाएं यूएनओ के तहत दी है। अतः भारत को स्थायी सदस्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ भारत का यह भी मानना है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतांत्रिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1955 के पैकेज डील समझौते में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके माध्यम से 16 देशों को एक साथ यूएनओ का सदस्य बनाया गया। यद्यपि चीन ने भारत पर आक्रमण किया, इसके बावजूद भारत ने 1971 में चीन को यूएनओ का स्थायी सदस्य बनाने के लिए अपना समर्थन दिया। इस दिशा में भारत आज भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग निरंतर करता रहा है। रंग भेद और उपनिवेशवाद के उन्मूलन में भी भारत ने अपनी महत्वपूर्ण सहयोग और योगदान यूएनओ को दिया है। भारत के प्रयासों से 1960 में यूएनओ में महासभा में उपनिवेशवाद उन्मूलन घोषणा पत्र पारित हुआ था। और इस घोषणा पत्र को पारित कराने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसी तरह 1963 में भारत के प्रयासों से महासभा में रंग भेद उन्मूलन घोषणा पत्र पारित हुआ। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ के बाहर भी
भारत ने रंग भेद उन्मूलन, उपनिवेशवाद उन्मूलन में महत्वपूर्ण कार्य किया है। जैसे अफ्रीका एकता कौन 1986 में के गठन का कार्य भारत के द्वारा ही संपन्न हुआ था, या भारत की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह गुट निरपेक्ष आंदोलन के 8वें सम्मेलन जो कि हरारे में हुआ था, उसके तहत यह एकता प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता रहा है और गुट निरपेक्ष आंदोलन ने विश्व शांति और न्याय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्व की जनसंख्या का 1/6 भाग भारत में निवास करता है। इस आधार पर भी भारत इस स्थायी सदस्य बनने का हकदार है। सूचना तकनीकी एक प्रमुख महाशक्ति के रूप में भारत उभर रहा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत एक उभरती हुई शक्ति है और व्यक्त और अव्यक्त रूप से यानी मौन तरीके से पांचों महाशक्तियों का समर्थन भारत को प्राप्त है। अतः भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी स्थायी सदस्यता का दावा प्रबलता के साथ प्रस्तुत करता है। भारत की स्थायी सदस्यता के कुछ आलोचक भी है जो इसके विरुद्ध तर्क देते हैं और उनका यह तर्क है कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा यूएनओ में आज भी विचाराधीन है, अतः भारत स्थायी सदस्यता का हकदार नहीं है। आलोचकों का यह मानना है कि भारत ने एनपीटी सीटीबीटी पर हस्ताक्षर अभी तक नहीं किए हैं, जो कि यूएनओ के सिद्धांतों का उल्लंघन है। इसी तरह इसके आलोचक ये कहते हैं कि 1996 में सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का चुनाव भारत हार गया था। अगला तर्क इनका यह है कि भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में योगदान न्यूनतम है या सीमित योगदान है। भारत कॉफी क्लब का भी विरोध करता रहा है, इसलिए इसके आलोचकों का यह कहना है कि भारत को स्थायी सदस्यता यूएनओ में नहीं दी जा सकती। लेकिन भारत की स्थायी सदस्यता के विरुद्ध दिए गए ये सभी तर्क आधारहीन है। जम्मू कश्मीर का मामला एक द्विपक्षीय मामला है जो आपस में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तटस्थता के द्वारा सुलझाया जा सकता है। ऐसा ग्राहम मिशन, मेकाइड और डिस्कन आयोग ने भी इसे द्विपक्षीय मामला मान लिया है। भारत ने एनपीटी और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि यह यूएनओ के लक्ष्य पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण के अनुरूप नहीं है। यह महाशक्तियों के एक तरफा चाल है। भारत ने 1996 में सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का चुनाव इसलिए हारा क्योंकि भारत ने सीटीबीटी जैसे भेदभावपूर्ण संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, अतः इसको हार का सामना करना पड़ा। भारत का बजट योगदान भले ही जापान जैसे राष्ट्रों से कम हो, परंतु भारत का जो सार्वजनिक योगदान है वह अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है यूएनओ के तहत। अतः भारत स्थायी सदस्यता का प्रबल दावेदार है। कॉफी क्लब आज एक निष्क्रिय क्लब बन चुका है। जापान और इटली भारत के पक्ष में आ सकते हैं। अतः भारत स्थायी सदस्यता का पूर्ण हकदार है और भारत को स्थायी सदस्य बनाकर भारत की विश्व शांति और न्याय
की स्थापना में जो भूमिका है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। धन्यवाद।